आइए हमारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि आज के क्लास में कि नीड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन फिजिक्स। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हम लोग क्या करते हैं कि हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है लगाना पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यूटन साहब के एक लॉ है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज किसी सर्किट पे अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा करंट हमें मिलता है। तो इस तरह की बातें हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अराइजेज ऑन द कंडक्टर। उसी तरह से हमने और भी ऐसा लॉ पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि न्यूटन साहब ने कहा कि किसी वस्तु पर अगर जितना ही ज़्यादा बल लगाते हैं उतना ही ज़्यादा उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी। उसी तरह से हम जो है जानते हैं कि कूलम साहब ने कहा, फराड साहब ने कहा कि किसी भी कंडक्टर पे जितना ज़्यादा चार्ज हम लोग देते हैं उसी तरह से उसका पोटेंशियल भी रेज होता है, मतलब द क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ दैट। हम देखते क्या है कि इस तरह से और भी हमारा न्यूटन साहब का ये ग्रेविटेशन का लॉ है, जिसमें आप लोग जानते हैं सभी हम लोग कि दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण का बल जो है दोनों वस्तुओं के बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके जो है दूर के उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी न्यूटन साहब ने कहा, जो हम लोगों ने जो है देखा। अब सवाल होता है कि इस तरह से और एक है कूलम साहब का, जो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले जो फोर्स है उसको भी हम लोगों ने देखा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एज वेल एज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो ये सभी जगह पे आप ना जाने यही नहीं बल्कि बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे लॉ है जहाँ पे हम लोगों ने लगातार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज करते हुए आ रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी को यूज करते आ रहे हैं। सवाल ये होता है कि आखिरकार हम लोगों ने फिर ये जो है हमको क्यों जरूरत पड़ा, जो है पहले नंबर बात कि ये इक्वेशन मेरा इस तरह से बन जाता है V इक्वल टू आई आर, आप लोग भी जानते हैं ये बात। उसी तरह से F इक्वल टू एम ए, ये भी आप जानते हैं। इसी तरह से Q इक्वल टू सी भी, ये भी आप जानते हैं। इसी तरह से F इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं। यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं। इसी तरह से और भी ना जाने कितने फिजिक्स के लॉ है, जहाँ पर इन सभी जगहों पे इस जगह पे मैं यहाँ देखता हूँ क्या कि मेरे लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है। इस जगह पे मैं अगर देखूं तो मेरे लिए कांस्टेंट कौन है, जो न्यूटन्स का लॉ है ये F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे मेरा मास है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे मेरा मास है, इस जगह पे मास है। इस तरह से अगर हम देखें यहाँ कांस्टेंट कौन है भाई, ना यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है R है ना, यहाँ पे मेरा M है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा कांस्टेंट है कौन, ना C। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, ना G। यहाँ पे मेरा कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, जिसका वैल्यू 6.67 इन 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। उसी तरह से यहाँ पे मेरा कांस्टेंट कौन है, ये। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें फिजिक्स में, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा हिंट बताऊंगा जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो है अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर ये टिप्स आपको फ़ायदेमंद हो तो आपको इस तरह के ना जाने फिजिक्स के कितने सारे टिप्स मिलेंगे, जो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मेरी बातें आई कि V इक्वल टू आई आर हुआ, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है हकीकत में। एक्चुअली ये किसी का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है लॉ में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। दिस इज लॉ, फिजिक्स का ये लॉ है, ये लॉ नहीं है, ये इट इज़ नॉट ए लॉ। ये जो है किसी बात को देख के अनुमानित बात होता है कि किसी वस्तु पर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु जो है एक्सेलरेटेड होती है। कितना होती है कितना नहीं, ये जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ाएंगे उतने दर पर होती है, परंतु कितना न्यूटन फोर्स पर कितना होता है वो नहीं बता सकता है इस यहाँ से। इसी तरह से किसी वस्तु पर अगर हम वोल्टेज देते हैं किसी कंडक्टर पर तो कितना करंट आएगा ये नहीं बता सकता कोई भी, अनटिल जो है हम उसका रेजिस्टेंस जब तक ना पता करें। कि उसी तरह से किसी वस्तु के अगर चार्ज हम देते हैं तो कितना वोल्टेज अराइज होगा, ये गारंटी है कि अगर चार्ज आप बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा,
परंतु ये गारंटी नहीं है कि कितना चार्ज पर कितना वोल्टेज अराइज होगा। उसी तरह से फोर्स जो होता है दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है दूरियों के, परंतु कितने द्रव्यमानों के क्या ये पूरे कैलकुलेट आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसका जी का वैल्यू ना जाने। तो हमको सीधी सीधी बात है कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका ये है कि पहली नंबर बात कि किसी की स्टेटमेंट को फिजिक्स के लॉ के अनुसार हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। मतलब वी आर जनरली कन्वर्टिंग एनी स्टेटमेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, और अगर वो इक्वेशन होगा तो दैट वुड बिकम आवर फिजिक्स लॉ ऑफ फिजिक्स। तो हमें फिजिक्स का लॉ बनाने के लिए डेफिनेटली वी नीड एन इक्वेशन, ए कंप्लीट इक्वेशन। अगर वो कंप्लीट इक्वेशन मुझे मिल जाता है, जैसे कि दिस इज ए कंप्लीट इक्वेशन जिसको हम लोग ओम्स का लॉ जानते हैं, जैसे कि एफ इक्वल टू एम ए, ये भी हमारा न्यूटन्स का ही लॉ है। जैसे क्यू इक्वल टू सी भी, ये भी हमारा फराड का जो है कुलम्स का लॉ है, फराड का लॉ है, फराड साहब ने देखा था ये, इसीलिए ये फराड का लॉ है। उसी तरह से हम ये भी न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल का लॉ है, ये भी हमारा कुलम साहब का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है, जो वस्तु के चार्जों के बीच लगने वाले बल को। तो हम इस लॉ को बनाने के लिए पहले समझे इसको कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी कंडक्टर पर मैंने 10 वोल्टेज अप्लाई किया, और ये इस लॉ को अगर हम मानते चलें तो हमने देखा क्या उस कंडक्टर पर 10 वोल्टेज जो अप्लाई किया मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें 20 जो है एम्पियर की धारा मान लीजिए बह रही है। जब मैंने 10 वोल्टेज के दिया तो उसमें 20 एम्पियर की करंट बह रहा है। अब क्या किया मैंने, अगर मैंने उसको 20 दिया मान लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी उस दर भी बढ़ेगी। तो हमें ये देखना है कि आखिरकार 10 कभी बराबर हो सकता है क्या 20 का, 20 के बराबर कभी हो सकता है क्या, 10 कभी 20 के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी ये कि हमें स्टेटमेंट के रूप में, मतलब इक्वेशन के शकल में लिखना पड़ेगा। अगर इक्वेशन के शकल में लिखने के लिए जाते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरह का लिखना पड़ेगा, इस तरह का इक्वेशन के शकल में। तो मुझे 10 इक्वल टू 20 लिखना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल हो। किसी भी बच्चे को अगर बताया जाए कि क्या 10 कभी 20 के बराबर है क्या, इट नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 10 20 के बराबर हम लिखेंगे, परंतु हम एक कांस्टेंट देते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि मैंने एक कांस्टेंट डाला m, कि tan ये वाला मैंने यहाँ से हटाया और मैंने लिखा कि tan इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप, ये वाला tan इज प्रोपोर्शनल टू 20 था, जिसको मैंने लिखा tan इज इक्वल टू 20 इंटू m। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझ लीजिए m इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, m इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया कि ये 20 लिखा मैंने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हमको बताइए, देखिए मैंने क्या किया, अगर हमने m को इधर रख दिया, यदि अगर हम m को यहाँ रख दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं तो 10 और 20 इधर आ जाएगा। तो 20 अगर आएगा तो 10 ये जो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 m इक्वल टू कितना आया 1/2। तो 1/2 इस m को अगर हम यहाँ रख देते हैं 2 पर, मतलब 2 जो बन जाएगा कैसा देखें तो थोड़ा, तो 2 बन जाएगा मेरा ऐसा, 2 बन जाएगा मेरा 10 और इक्वल टू 20, और m का वैल्यू आया कितना ना 1/2। तो 2 10 जा 20। तो आप बताइए हमको कि 10 इक्वल टू 10, इसमें अगर मैंने लिखा था, इसका मतलब जब भी मैंने लिखा था कि 10 इक्वल टू 20m, एक्चुअली मैंने लिखा था 10 इक्वल टू 10 जो लोगों को, तो मतलब मेरा m का वैल्यू कितना आया ना, ये दिस इज